हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को डिलिस्ट यानी सूची से हटाने का फैसला किया है। जिन स्मारकों को अब सूची से हटाया जा रहा है उनमें से मुख्य हैं कोस मीनार नंबर 13। यह एक मध्ययुगीन माइलस्टोन यानी मील का पत्थर है। यह हरियाणा के मुजेसर गांव में स्थित है। फिर दिल्ली में 12 खंबा कब्रिस्तान, झांसी जिले में गनर बरकेल का मकबरा, लखनऊ में गऊ घाट में एक कब्रिस्तान और वाराणसी में तेलिया नाला बौद्ध खंडहर आदि को भी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिस्ट से डिलिस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन स्मारकों का सटीक स्थान या उनकी वर्तमान भौतिक स्थिति ज्ञात नहीं है। आइए अब समझते हैं कि केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की लिस्ट से स्मारकों को हटाने का कारण क्या है और डिलिस्टिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले ASI के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बहुत पुराना है, ये आपको पता ही है। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत करना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते और इसके साथ ही यहाँ के इतिहास के बारे में कभी भी कोई साइंटिफिक शोध किया ही नहीं गया है। तो अंग्रेज लग गए तत्कालीन भारत के प्राचीन इतिहास को खंगालने में और इस काम के लिए 15 जनवरी 1784 को ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में एक संस्था बना दी गई और इसका नाम रखा गया था एशियाटिक सोसाइटी। ये कलकत्ता में स्थित थी। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप का पहला व्यवस्थित शोध एशियाटिक सोसाइटी द्वारा शुरू किया गया। इस सोसाइटी ने प्राचीन फारसी ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा दिया और उसी समय से एक कहावत प्रचलित हो गई, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। बहरहाल इस सोसाइटी के शुरुआती सदस्यों में सर चार्ल्स विल्किंस शामिल थे। इन्होंने 1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। उस समय बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। हालांकि इस सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि की खोज करना और उसको डिकोड करना। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मी लिपि का मतलब समझा गया, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानकर अंग्रेजों के होश उड़ गए और भारतीय इतिहास के असीमित खजाने का पता चलना शुरू हुआ। इसके बाद जेम्स प्रिंसेप के शिष्य अलेक्जेंडर कनिंघम ने नेपाल की तराई में पाए गए बौद्ध स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक चला। इसके बाद तो कनिंघम ने भारत के कई हिस्सों में स्तूपों की खुदाई शुरू की। खास बात यह है कि कनिंघम ने अपनी कई शुरुआती खुदाई के लिए खुद पैसे खर्च किए थे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म की पुरातात्विक खुदाई और भारतीय स्मारकों के संरक्षण की निगरानी के लिए कनिंघम को लगा कि खुद के पैसों से यह काम नहीं चल पाएगा। इसके बजाय एक परमानेंट संस्था की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार कनिंघम के कई सालों के प्रयास के बाद अंततः 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा कानून पारित करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला पुरातत्व सर्वेक्षक कनिंघम को ही बनाया गया। बाद में धन की कमी के कारण 1865 और 1871 के बीच सर्वेक्षण को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस द्वारा फिर से इसे बहाल किया गया और 1871 में सर्वेक्षण को एक अलग विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया गया और कनिंघम को इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस तरह आज ASI केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका काम है राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और रखरखाव करना। आपको बता दें कि प्राचीन स्मारकों को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, इन दोनों के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। अब वापस चलते हैं खबर की तरफ। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि ASI ने 18 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को डिलिस्ट यानी सूची से हटाने का फैसला किया है। AMASR एक्ट की धारा 35 में कहा गया है कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि कोई भी प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल और अवशेष अगर राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए हैं और अब उनका कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं रह गया है, तो सरकार आधिकारिक अधिसूचना के जरिए इन स्मारकों को डिलिस्ट कर सकती है। इस प्रकार ASI द्वारा अभी बताया गया है कि इन 18 स्मारकों का अब कोई भी राष्ट्रीय महत्व नहीं है। ये 18 स्मारक उन स्मारकों की पिछली सूची का हिस्सा हैं जिनके बारे में ASI ने कहा था कि ये अनट्रेसेबल हैं। ये भी जान लेते हैं कि किसी स्मारक को सूची से हटाने का मतलब ये है कि अब इसे ASI द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा
और इसका ASI के द्वारा अब रखरखाव नहीं होगा। हालांकि AMASR एक्ट कहता है कि संरक्षित स्थल के आसपास किसी भी प्रकार के निर्माण संबंधी गतिविधि की अनुमति नहीं है। लेकिन एक बार जब स्मारक को डिलिस्ट कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली इस पूरे क्षेत्र में निर्माण और शहरीकरण से संबंधित गतिविधियां आराम से की जा सकेंगी। आपको बता दें कि फिलहाल ASI के दायरे में 3693 स्मारक आते हैं। पाकिस्तान की वजह से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों और निर्यातकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। दरअसल पाकिस्तान में IARI के उन्नत बासमती चावल किस्मों की अवैध खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। इस अवैध खेती का पता कैसे चला? हाल ही में पाकिस्तानी बीज कंपनियों और तथाकथित अनुसंधान फर्मों और कृषि सलाहकारों के YouTube वीडियो शेयर किए गए थे। इन वीडियोस में मुल्तान, बहावलनगर और हफीजाबाद जैसी जगहों पर नई हालिया रिलीज्ड IARI की उन्नत बासमती चावल किस्मों पर चर्चा की गई है। इन चावल की किस्मों के नाम है PB 1847, PB 1885 और PB 1886। इस तरह यह पूरा मामला IARI द्वारा विकसित बासमती चावल की उन्नत उच्च उपज वाली किस्मों की पाकिस्तान में कथित बीज चोरी और गैर कानूनी खेती से संबंधित है। इन वीडियोस के सामने आने से भारत में अधिकारियों, खासकर IARI के वैज्ञानिकों को सतर्क कर दिया गया है। देखिए, बासमती चावल केवल भारत और पाकिस्तान में उगाया जाता है और यहीं से पूरी दुनिया में बासमती चावल एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान मुख्य रूप से सुपर बासमती का निर्यात करता है, जो लाहौर के पास काला शाह काकू में चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा पैदा की गई एक उच्च उपज वाली किस्म है। ये किस्म भारत में IARI के द्वारा विकसित PB1 के समान है। अब अगर पाकिस्तान द्वारा बीज चोरी या अवैध चोरी का मामला सच साबित होता है तो यह भारत के बासमती चावल निर्यातकों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। आइए अब समझते हैं कि भारत में IARI के द्वारा विकसित बासमती चावल के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भारत ने 2001 में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया था और IARI की उन्नत बासमती किस्मों को इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। ये रजिस्ट्रेशन केवल भारतीय किसानों को बीज बोने, बचाने, दोबारा बोने, विनिमय करने या बीज साझा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा IARI किस्मों को बीज अधिनियम 1996 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो केवल भारत की सीमाओं के अंदर ही बासमती चावल की खेती को अलाउ करता है। आधिकारिक तौर पर IARI की इन खास बासमती चावल की खेती केवल 7 राज्यों में हो सकती है। ये राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के 2 जिले जम्मू और कठुआ। इसके साथ ही इन किस्मों को जनवरी 2022 में ही भारत के बीज अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। अब पाकिस्तान में भारत के संरक्षित बासमती किस्मों के बीजों की अवैध बिक्री और खेती बौद्धिक संपदा अधिकार IPR का उल्लंघन माना जा सकता है। भारत इस पाकिस्तान की चोरी को दुनिया भर में द्विपक्षीय मंचों और विश्व व्यापार संगठन में उठा सकता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान की इस बीज चोरी से क्या भारतीय निर्यातकों पर नकारात्मक कोई प्रभाव पड़ सकता है? जवाब है फिलहाल तो नहीं। देखिए, अप्रैल-जनवरी 2023-24 की अवधि में बासमती चावल के एक्सपोर्ट में वृद्धि देखी गई है। यदि मौजूदा वृद्धि कायम रही तो मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में करीब 50 लाख टन बासमती शिपमेंट देखी जा सकती है, जिसका मूल्य 45,550 करोड़ रुपए होगा। आपको बता दें कि ये बासमती निर्यात अभी तक का ऑल टाइम हाई निर्यात होगा। वहीं पाकिस्तान का बासमती निर्यात 2021-22 से 2022-23 के बीच कुछ कम हुआ है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में बताया कि इसरो ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। दरअसल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3 मिशन पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के बाद समाप्त हो गया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है। सुनने में तो ये एक सामान्य सी घटना लग रही है, क्योंकि इसके पहले इसरो के इससे भी जटिल कई मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन ने व्यावहारिक रूप से अंतरिक्ष कक्षा में शून्य मलबा छोड़ा है, यानी इस मिशन ने अंतरिक्ष में भी स्वच्छता कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया कि यह माइलस्टोन 21 मार्च 2024 को हासिल किया गया था और इस मिशन में PSLV C58 का इस्तेमाल किया गया। यह PSLV C58 अपने साथ एक्सपोसैट नामक प्राइमरी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर गया था। इस मिशन में पहले सभी उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित किया गया।
फिर रॉकेट को वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ दिया गया, जिससे यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के दौरान जलकर समाप्त हो गया और इससे अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष कचरा पैदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन पूरा हुआ था। अंतरिक्ष कचरे का मतलब क्या है? अंतरिक्ष कचरे का मतलब पृथ्वी की कक्षा में स्थित ऐसी मानव निर्मित वस्तुओं से है जो अब किसी काम की नहीं है। इसमें निष्क्रिय उपग्रह, निष्क्रिय रॉकेट और टकराव या अन्य घटनाओं से पैदा हुए मलबे के टुकड़े शामिल होते हैं। अंतरिक्ष में तैरते इन मलबों से नए या पुराने सक्रिय उपग्रहों को खतरा हो सकता है। इनके टकराने से कोई उपग्रह पूरी तरह खराब हो सकता है। कक्षाओं में तैरता अंतरिक्ष मलबा भविष्य के मिशनों के लिए कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता को भी सीमित कर सकता है। साथ ही अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा उपग्रह ऑपरेटर्स और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष में वस्तुओं की कक्षाओं को सटीक रूप से ट्रैक करना और भविष्यवाणी करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती है। देखिए, आने वाले समय में अंतरिक्ष इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। भविष्य में बड़ी मात्रा में दुनिया भर से उपग्रह छोड़े जाएंगे, इसलिए अंतरिक्ष कचरे का निपटारा दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और इस दिशा में इसरो का पोएम 3 मिशन अपनी अंतरिक्ष संबंधी जागरूकता और जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। चलिए बढ़े आगे और पहुंचे रूस। हाल ही में मॉस्को के प्रसिद्ध क्रोकस सिटी हॉल में कई बंदूकधारियों ने जमकर गोलीबारी की थी। इस हमले में कम से कम 143 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। रूस के अनुसार अब तक 4 संदिग्ध बंदूकधारियों सहित कम से कम 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS-K ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले के पीछे यूक्रेनी एंगल की संभावना को भी जाहिर किया। इन्होंने कहा कि कुछ यूक्रेनी लोगों ने इन आतंकवादियों को रूस में प्रवेश करने में मदद की थी। आपको ये भी बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिम एशिया में शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा कि ISIS-K अफगानिस्तान के बाहर अमेरिकी और पश्चिमी हितों पर हमला कर सकता है। बहरहाल, चलिए जानते हैं कि ISIS-K संगठन क्या है। देखिए, इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS-K 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा था। यह संगठन वर्तमान में ISIS के सबसे सक्रिय सहयोगियों में से एक है। वहीं खुरासान का मतलब क्या होता है? खुरासान का मतलब एक ऐसे क्षेत्र से है जहां कई 100 साल पहले खलीफा का शासन हुआ करता था। आपको बता दें कि प्राचीन खुरासान क्षेत्र में आज के अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्से आते हैं। बहरहाल, इस समूह में तहरीके तालिबान TTP से अलग हुए आतंकवादी और मृत ISIS नेता अबू बकर अल बगदादी के प्रति निष्ठा रखने वाले अन्य लोग शामिल हैं। अल जजीरा न्यूज एजेंसी के अनुसार 2018 के बाद से इस समूह की सदस्यता में गिरावट आई है। हालांकि यह अभी भी क्षेत्र में तालिबान के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है। आपको बता दें कि यह समूह अपनी स्थापना के बाद से कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। इसमें शामिल है 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी के दौरान काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला। हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और कम से कम 175 अफगान नागरिक मारे गए थे। फिर 2022 में काबुल में रूसी दूतावास पर आत्मघाती हमला और 2024 की शुरुआत में ईरान के करमान में दोहरे बम विस्फोट, जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि समूह ने रूस पर हमला क्यों किया। इस समूह ने कई सालों से रूस में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार के कारण पुतिन का खुलकर विरोध किया है। वॉशिंगटन स्थित शोध समूह सोफान सेंटर ने बताया है कि ISIS-K का ध्यान पिछले 2 सालों से रूस पर केंद्रित है और यह अपने बयानों में अक्सर पुतिन की आलोचना करता रहता है। साथ ही रूस ISIS और उसके सहयोगियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भागीदार है और रूस ने सीरिया में ISIS-K के प्रतिद्वंद्वी अफगान तालिबान के साथ संबंध भी स्थापित किए थे। इसके कारण ISIS-K के निशाने पर रूस आ गया है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी फार्म प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्म प्रोग्राम को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के वित्तीय सहयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया है। इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने फार्म प्रोग्राम शुरू किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है,
1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स या फिर चार्ल्स विल्किंस? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, विश्व जल दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में इसे मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है, वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी थी। सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, छठी अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से नहीं है? असम, मेघालय, नागालैंड या फिर मिजोरम? सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। हमेशा ही विवादों में घिरे रहने वाला विवादास्पद आफ्स्पा कानून एक बार फिर से चर्चा में आया है, लेकिन चर्चा इस बार कानून को लागू करने को लेकर नहीं बल्कि इसे हटाने को लेकर हो रही है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी आफ्स्पा को रद्द करने पर विचार करेगी। आफ्स्पा को इंग्लिश में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट कहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में ट्रूप्स को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था का जिम्मा अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की भी है। आइए अब समझते हैं कि आफ्स्पा कानून क्या है और इसे क्यों बनाया गया था, यह हमेशा ही विवादों में क्यों बना रहता है। सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हम बात करेंगे आजादी से पहले के भारत की। आफ्स्पा कानून अंग्रेजों के समय बनाया गया था, यानी यह भी औपनिवेशिक काल और अंग्रेजों की सोच को रिप्रेजेंट करता था। देखिए, आफ्स्पा को पहली बार 1942 में एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था। क्यों लाया गया था, यह समझने के लिए 1942 का वो वक्त याद कर लीजिए। पूरा देश महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में एक साथ खड़ा हो गया था और कह रहा था कि अब तो भारत को आजादी दिलवा कर रहेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे। दशरथ मांझी की भाषा में कहें तो 1942 में जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला सीन चल रहा था। उस समय एक प्रकार से आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई थी। पूरी ब्रिटिश सरकार गांधी जी की हुंकार से घबरा गई थी। लेकिन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ ये आंदोलन अपनी शुरुआत के एक ही दिन बाद नेतृत्व विहीन हो गया था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हुई और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत और कई अन्य बड़े और महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। फिर क्या होना था, जैसे घोड़े की लगाम छूटने पर घोड़ा अनियंत्रित हो जाता है, वैसे ही देश भर में कई जगहों पर जबरदस्त हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। देश भर में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से परेशान लिनलिथगो ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 का सहारा लिया। इस अध्यादेश ने व्यावहारिक रूप से ब्रिटिश सशस्त्र बलों को मारने का लाइसेंस दे दिया। बहरहाल 1947 में देश आजाद हुआ और देश बंटवारे की आग में जलने लगा और देश में कई जगह बंटवारे की हिंसा में लाखों जानें जा रही थीं। तब भारत सरकार ने 1947 में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों और 4 प्रांतों बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और संयुक्त प्रांत में बंटवारे के कारण पैदा हुई अशांति से निपटने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 की तर्ज पर अध्यादेश जारी किए। आजादी के बाद भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए आफ्स्पा के तहत 3 अलग अलग अधिनियमों को लागू किया। ये अधिनियम है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां असम और मणिपुर अधिनियम 1958, सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष शक्तियां अधिनियम 1983 और सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990। इस प्रकार आफ्स्पा को आजादी के बाद सबसे पहले असम क्षेत्र में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। बाद में 1990 में जम्मू और कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य में आफ्स्पा लागू किया गया। देखिए, जब देश में किसी जगह पर आतंकवाद या विद्रोह का मामला सामने आता है और सिचुएशन काफी गंभीर होती है और जब ऐसी सिचुएशन से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर गंभीर संकट आता है तो सरकार संकट मोचन के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आफ्स्पा को लागू कर देती है। कल्पना कीजिए कि किसी क्षेत्र में आतंकवादियों ने अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी और स्थानीय मदद लेकर अपने अत्याधुनिक हथियारों और गोला बारूद के साथ किसी के घर में छुपकर बैठ गए और इंटेलिजेंस के अनुसार आतंकवादी कुछ ही दिनों में
किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें और भी कई निर्दोष जानें जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन में सुरक्षा बल पहले कोर्ट जाकर तलाशी या फिर गिरफ्तारी का वारंट निकलवाएंगे और फिर कार्यवाही करेंगे? ऐसी ही सिचुएशंस को डील करने के लिए AFSPA का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए कि सशस्त्र बलों के ऑपरेशन को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को पहले अशांत घोषित किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल और केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। इस कानून के तहत सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर या जिसने संज्ञेय अपराध किया है या करने वाला है, बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कानून सुरक्षा बलों को घरों की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को नष्ट करने और गोली मारने तक की शक्तियां देता है। यह कानून सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए कानूनी छूट भी प्रदान करता है। अब इस कानून के दो पक्ष सामने आते हैं। सशस्त्र बल और सरकार आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला करने के लिए AFSPA के उपयोग को सही ठहराते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि AFSPA के तहत मिली शक्तियों का सशस्त्र बल दुरुपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। आइए अब वापस खबर की तरफ रुख करें। आपको बता दें कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों की ओर से लगातार AFSPA को हटाने की मांग की जा रही है। AFSPA को जम्मू कश्मीर से हटाने के पीछे के कारणों को आप पिछले 10 सालों के क्राइम रिकॉर्ड की मदद से भी समझ सकते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि पिछले 5 साल में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है। सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है, आतंक के वित्त पोषण को रोकने के लिए 22 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में पत्थरबाजी की 2564 घटनाएं हुई थी, जो अब शून्य है। 2004 से 2014 तक 7217 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन 2014 से 2023 तक ये घटकर 2227 हो गई हैं और यह लगभग 70% की कमी है। इसके साथ ही 2004 से 2014 तक मौतों की कुल संख्या 2829 थी और 2014 से 2023 के दौरान यह घटकर 915 हो गई, जो 68% की कमी दिखाता है। इसी अवधि में नागरिकों की मृत्यु की संख्या 1770 थी, वो घटकर 341 हो गई है, जो 81% की गिरावट है। साथ ही सुरक्षा बलों की मौतें 1060 से घटकर 574 हो गई हैं, जो 46% की कमी दिखाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के साथ मनीला का विवाद चल रहा है, यानी चीन और फिलीपींस आमने सामने हैं और हाल ही में इस विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान देकर चीन की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस के विदेश सचिव एनरिक मनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए थे। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस की अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में दृढ़ता से समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ये जरूरी है कि भारत और फिलीपींस जैसे देश उभरती व्यवस्था को आकार देने के लिए अधिक निकटता से सहयोग करें। इसी के साथ फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग का विस्तार करने की भारत की योजना पर जयशंकर ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा और सुरक्षा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करना चाहता है। हालांकि बीजिंग में जयशंकर की टिप्पणियों के संदर्भ में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले भी अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने पर भारत और चीन के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। बहरहाल चलिए समझते हैं दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ विवाद क्यों है। देखिए, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे में और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नाम से ही साफ है कि यह चीन के दक्षिण में स्थित है। यह सागर सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि से लगा है और दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूता है। इसके अलावा इसके पश्चिम में फिलीपींस है और इसके उत्तर भाग में इंडोनेशिया के बंका और बैतुंग द्वीप आते हैं। वहीं इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है। अब यहीं से समस्या शुरू होती है। चीन द्वारा वर्ष 1958 में एक घोषणा पत्र जारी करने से इस घोषणा पत्र में 9 लाइन के आधार पर चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के विभिन्न द्वीपों पर अपना दावा पेश किया गया।
चीन कहता है कि कई 100 सालों से यह क्षेत्र चीन के आधिपत्य में था, यानी चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह 9 डैश लाइन के अंदर आ गए। ये चीन और वियतनाम के बीच विवाद का मुख्य कारण है। इसी प्रकार 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नातुना सागर क्षेत्र शामिल है। कुल मिलाकर दक्षिण चीन सागर पर विवाद की मुख्य वजह इस समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों और द्वीपों पर अलग अलग देशों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। अब यह भी जान लीजिए कि दक्षिण चीन सागर एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है और यह व्यापार तथा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। मछली व्यापार समेत अन्य समुद्री आर्थिक गतिविधियों के लिए ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू आर्थिक और भू सामरिक हित दिखाई देते हैं। यही कारण है कि चीन के साथ साथ इस क्षेत्र का हर देश इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण उपायों और उन्हीं क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रयासों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आइए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौतों से रिलेटेड एक मामला सामने आया था। मामले का नाम था MK रंजीत सिंह बनाम भारत संघ। इस केस में दलील दी गई थी कि संरक्षित क्षेत्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी बिजली की ओवरहेड तारों से टकराकर मर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि कोर्ट सरकार को उस दिशा में कुछ उपाय करने के लिए आदेश दे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि जहां ओवरहेड बिजली लाइनें पहले से मौजूद हैं, वहां बर्ड डाइवर्टर लगाया जाए। साथ ही नई ओवरहेड केबल्स को अंडरग्राउंड बिजली लाइनों में बदलने और भविष्य की परियोजनाओं के लिए अंडरग्राउंड बिजली लाइनों की स्थापना के लिए भी आदेश दिया था। आपको बता दें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी प्रजाति है जिसे 2011 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया था। अगर यह पक्षी विलुप्त हो जाते हैं तो यह आज़ादी के बाद विलुप्त होने वाली पहली प्रमुख पक्षी प्रजाति होगी। यह पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। वर्तमान में भारत में 200 से कम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मौजूद हैं और ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। डिटेल में बताएं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का निवास स्थान क्रमशः गुजरात और राजस्थान में कच्छ जिला और थार रेगिस्तान के कुछ शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। हालांकि हाल के दशकों में इन दोनों क्षेत्रों में विशाल निजी और सार्वजनिक नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। इसके कारण ओवरहेड बिजली लाइनें भी बिछाई गईं। अब पर्यावरण संरक्षकों द्वारा ये देखा गया कि बिजली लाइनें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत का प्राथमिक कारण बन गई हैं। दरअसल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में सामने की दृष्टि का अभाव पाया जाता है। इससे उन्हें अपने आगे बिजली लाइनों का दूर से पता नहीं चल पाता। चूंकि ये पक्षी भारी भी होते हैं, इसलिए ये बिजली लाइंस को पार कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं और जब ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ये पक्षी ओवरहेड बिजली लाइन से टकरा जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। हाल ही में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब के अमृतसर और तरन तारन जिलों में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 2 ड्रोन जब्त किए हैं। BSF को पाकिस्तानी जासूसी का अंदेशा है और इस मामले की अब उच्च स्तरीय जांच चल रही है। बहरहाल इस खबर के जरिए हम बात करेंगे भारत में ड्रोन को उड़ाने से रिलेटेड पॉलिसी क्या है। देखिए, आजकल ड्रोन का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। बारात हो या फिर खाना पहुंचाना हो, दवा पहुंचानी हो या फिर कहीं सर्वे करना हो, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार ड्रोन का इस्तेमाल इलीगल कामों में भी हो रहा है। इसलिए ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और ये नियम आपको जानने चाहिए। गौरतलब है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से ड्रोन नियम 2021 को बनाया गया। इसके तहत ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन को नैनो कैटेगरी का माना जाता है।
250 ग्राम से 2 किलो तक के ड्रोन को माइक्रो, 2 किलो से 25 किलो तक के ड्रोन को स्मॉल, 25 किलो से 150 किलो तक के ड्रोन को मीडियम और 150 किलो से अधिक के ड्रोन को लार्ज की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वहीं 500 केजी से अधिक वजनी ड्रोन विमान नियम 1937 का पालन करेंगे। इसी के साथ ड्रोन की उड़ान के लिए कुछ जोन बनाए गए हैं, जैसे रेड जोन, यहां उड़ान की अनुमति ही नहीं है। येलो जोन, यह एक नियंत्रित हवाई क्षेत्र है, यहां उड़ान से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। फिर ग्रीन जोन आता है, यह एक अनियंत्रित हवाई क्षेत्र है, यहां ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। और अंत में एक नो ड्रोन जोन बनाया गया है। इसके तहत कुछ विशेष जगहों पर ड्रोन संचालन की अनुमति नहीं दी जाती। आपको बता दें कि ड्रोन नियम 2021 रक्षा यानी नौसेना, थल सेना या वायुसेना पर लागू नहीं होंगे। बाकी सभी ड्रोन उड़ानों पर ये नियम लागू होंगे। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी ड्रोन्स को डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। साथ ही सभी ड्रोन की उपस्थिति और उनकी उड़ान के बारे में सूचित भी करना पड़ता है। प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी UIN होनी चाहिए, जिसे डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेल्फ जनरेट किया जा सकता है। अगर किसी संस्थान या व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है तो वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई संस्था द्वारा इसका प्रमाणन कर सकता है। अब यदि इन नियमों के अनुपालन में कोई चूक होती है तो विमान अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आप पर कार्रवाई होगी। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पक्षी प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात और पूर्वी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। यह पक्षी प्रजाति IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन, अर्ल ऑफ वेलिंगटन, द मार्क्स ऑफ लिनलिथगो या फिर द अर्ल ऑफ रीडिंग। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी फार्म प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्म प्रोग्राम को ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के वित्तीय सहयोग के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया है। इक्वाडोर, भारत, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने फार्म प्रोग्राम शुरू किया है। इन कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, 1785 में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने प्रकाशित किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स प्रिंसिप, विलियम जोन्स या फिर चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, चार्ल्स विल्किंस। हाल ही में खबर आई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट 2024। यह कार्यक्रम अप्रैल और मई के दौरान आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को भारत के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के जरिए आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि स्टार्ट 2024 की मेजबानी के संबंध में इसरो भारत के ऐसे शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का अनुरोध कर रहा है जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में UG और PG पाठ्यक्रम पेश कर रहे हैं। संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के द्वारा jigyasa.iirs.gov.in/start के माध्यम से EOI के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य मकसद युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों पर इंट्रोडक्टरी लेवल के टॉपिक्स शामिल होंगे। इनके अलावा इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज पर भी सेशंस लिए जाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें सभी स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स के भाग लेने की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय किया गया है। इस कार्यक्रम में भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे जो भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि भौतिक विज्ञान के तहत भौतिकी और रसायन विज्ञान शामिल है
और प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, मैकेनिकल, अप्लाइड फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स, ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और अन्य संबंधित विषय शामिल हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इन कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं वही इसरो के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पात्र होंगे। ध्यान रखिए, छात्र या छात्रा पंजीकरण 8 अप्रैल को उनके लिए खुलेगा और 12 अप्रैल को यह पंजीकरण समाप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए और इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा इस प्रयास में महिलाओं के नेतृत्व वाली इकोनॉमी को तैयार करने के लिए एक रोड मैप बनाया गया है। रोड मैप वर्कफोर्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर बात करता है। वर्कफोर्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर देश में पहली बार एक श्वेत पत्र भी तैयार किया गया है। इसके अनुसार देश में 47 करोड़ वयस्क महिलाओं में से केवल 20% महिलाएं ही वर्कफोर्स में शामिल हैं और 80% महिलाओं का योगदान अनपेड केयर गिवर के तौर पर है, यानी ये महिलाएं घर में अवैतनिक देखभाल में लगी हुई हैं। ये महिलाएं घर का काम करती हैं लेकिन इनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं मिलता। सरकार की कोशिश है कि इन 80% यानी लगभग 37 करोड़ में से 50% महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल किया जाए, यानी 19 करोड़ घरेलू महिलाओं को पेड वर्कफोर्स में लाने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार ये करने में कामयाब होती है तो जीडीपी में 12 से 14% तक की वृद्धि हो सकती है। इस श्वेत पत्र को तैयार करने में अग्रणी भूमिका फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अनपेड केयर गिवर महिलाओं की जगह स्किल्ड केयर गिवर लाने की योजना है। इससे वर्कफोर्स में पेशेवर महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारत में अनपेड केयर वर्क कुल जीडीपी का 15% है। इस तरह अगर भारत की जीडीपी का 2% केयर इकोनॉमी पर खर्च हो तो रोजगार के 1.10 करोड़ मौके पैदा होंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से 70% जॉब महिलाओं को मिलेगी। चलिए सरकार के इस प्लान पर एक नजर डालते हैं। सरकार के प्लान के मुताबिक मोटे तौर पर केयर सेक्टर को बढ़ावा देना और कंपनियों को सब्सिडी देना शामिल है। इस प्लान में पेड पेरेंटल लीव दी जाएगी। इससे बच्चों का विकास तो होगा ही, इसके अलावा केयर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसा करने से महिलाएं पेशेवर करियर पर भी ध्यान दे पाएंगी। आपको बता दें कि भारत का केयर सेक्टर बहुत हद तक आंगनबाड़ी, नर्स, मिडवाइफ पर निर्भर है। फिलहाल इनकी संख्या करीब 42 लाख है। सरकार का प्रयास है कि इसे 50 लाख तक ले जाने की जरूरत है। सरकार के प्लान में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के लिए उच्च क्वालिटी की केयर सुविधा देना भी शामिल है। इससे जीडीपी में 1% से 4% तक योगदान हो सकता है। सरकार केयर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने से इसके जरिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का निर्माण बहुत आसान हो सकेगा। सरकार केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि ऑफिस में महिलाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को सब्सिडी देना अच्छा परिणाम दिखा सकता है। हालांकि यह सब्सिडी टैक्स संबंधी फायदे और चाइल्ड केयर लाभ के तौर पर ही हो सकती है। देखिए, केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। श्वेत पत्र के अनुसार भारत समेत दुनिया भर में 3/4 यानी लगभग 60 करोड़ महिलाएं अनपेड केयर वर्क में लगी हैं। इस वजह से ये अन्य रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। केवल भारत की ही बात करें तो भारत में ऐसी महिलाओं की संख्या लगभग 37 करोड़ है। दुनिया में केयर वर्क कुल जीडीपी का 9% है और अगर भारत सरकार की योजना सफल हुई तो भारत में पेड अनपेड महिला केयर गिवर का इकोनॉमी में योगदान 15% तक हो सकता है। साथ ही अगर इन्हें स्किल्ड बनाया गया तो अर्थव्यवस्था में इनका योगदान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में अनपेड केयर गिवर महिलाओं की जगह स्किल्ड केयर गिवर रखने का ट्रेंड है। इसके कारण अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों में 80% तक महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदान कर रही हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 तैयार की गई। इस भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी मुख्य रूप से युवाओं, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर या उससे अधिक शिक्षा वाले युवाओं के बीच एक समस्या थी और यह समय के साथ कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती गई है। इस रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। आप समझ सकते हैं कि यह रिपोर्ट क्यों चिंता पैदा करने वाली है। देश के कार्यबल में युवाओं की बेरोजगारी, वो भी लगभग 83%, अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। देखिए, भारत में बेरोजगारी की दर वैसे ही अधिक है।
इसमें भी युवाओं की स्थिति तो बहुत गंभीर निकलकर सामने आ रही है। पूरे बेरोजगारों में 80% से ज्यादा युवा हैं। युवा मतलब देश का भविष्य। अब अगर यही बेरोजगार रहें तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? भारत सरकार ने तो भविष्य में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखा है और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया है। तो एक सवाल यह है कि क्या 80% से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के साथ ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है? आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह तो बताया गया है कि भारत के बेरोजगार कार्यबल में लगभग 83% युवा हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 65.7% है। यानी पढ़ाई लिखाई के बावजूद युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई यह भी नहीं कह सकता है कि जब पढ़ाई नहीं करोगे तो रोजगार कहां से मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि साल 2022 में सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत 54.02% से बढ़कर 65.7% हुआ है। आपको बता दें कि साल 2000 में बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं का प्रतिशत 35.2% था। यानी करीब 22 साल में इसमें करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर भारत के शिक्षित युवाओं के बीच उच्च बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर किया है। देखिए, रिपोर्ट की ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और भारत कम से कम एक दशक तक अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सालाना 7 से 8 मिलियन युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट एक और फैक्ट की तरफ इशारा करती है। यह बताती है कि पिछले 2 दशकों में युवाओं ने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में उच्च स्तर की शिक्षा भी प्राप्त की। यानी पहले के लोगों की तुलना में ज्यादा लोग उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली औपचारिक नौकरियों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शिक्षित यानी माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर के बेरोजगार युवाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और यह हिस्सेदारी 76.7% तक है। पुरुषों की बेरोजगारी 62.2% है और महिलाओं की 76.7%। इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या तेजी से युवाओं, खासकर शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच केंद्रित हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि भारत शिक्षा के स्तर में मजबूत सुधार के साथ अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा ले सकता है। आपको यह भी बता दें कि इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रिपोर्ट के आने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 6 करोड़ 40 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया है और यह संख्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। वहीं भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह मानना गलत है कि सरकार बेरोजगारी जैसी सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा, जब बेरोजगारी जैसी समस्याओं की बात आती है तो समाधान की तुलना में अंदाजा लगाना आसान होता है। आपने कभी ना कभी गोल्ड रश का नाम जरूर सुना होगा। गोल्ड रश का मतलब है गोल्ड यानी सोना को पाने के लिए दौड़ या होड़। जब भी गोल्ड रश का नाम लिया जाता है, कैलिफोर्निया के मशहूर गोल्ड रश का जिक्र होता है। गोल्ड रश कैलिफोर्निया में 1848 और 1855 के बीच की घटना है। यह तब की बात है जब कैलिफोर्निया में सोने की खोज हुई थी। खजाना हाथ लगने की उम्मीद में सैकड़ों लोग सड़क और समुद्र के रास्ते कैलिफोर्निया पहुंचने लगे। अमेरिका और यूरोप के कोने कोने से पुरुष और स्त्रियां दूसरों से उधार लेकर, अपनी संपत्ति गिरवी रख के या अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके कैलिफोर्निया की यात्रा पर निकल पड़े। गोल्ड रश के कारण 1849 तक कैलिफोर्निया में बाहर से आए लोगों की आबादी 1 लाख तक पहुंच चुकी थी, जो इससे पहले सिर्फ 1000 हुआ करती थी। इस गोल्ड रश से कैलिफोर्निया और यहाँ के लोगों की किस्मत चमक उठी। लेकिन आज हम गोल्ड रश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलिफोर्निया जैसा गोल्ड रश उज्बेकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। कई लोग, जिसमें देशी और विदेशी दोनों शामिल हैं, उज्बेकिस्तान के कई इलाकों में सोने की खोज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि उज्बेकिस्तान ने कुछ साल पहले अपनी एक पॉलिसी को चेंज किया था। उज्बेक राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव कई वर्षों के अलगाव और केंद्रीकरण के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं और उदार बना रहे हैं। उन्होंने 2030 तक सोने का उत्पादन 50% तक बढ़ाने का आदेश दिया है। सोना निकालने का यह अधिकार एक समय राज्य खनन फर्मों के लिए संरक्षित था, लेकिन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को बदला गया। इसका मतलब है कि अब कोई भी सोने की तलाश कर सकता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार पिछले साल देश ने 110.8 टन सोने का उत्पादन किया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर रहा।
और इसका केंद्रीय बैंक लगभग 25 टन के साथ दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध विक्रेता था। हालांकि पहले स्थान पर कजाकिस्तान है। आइए अब जल्दी से नजर डालें आज के प्रश्न पर। पहला सवाल है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए स्टार्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसी भी पृष्ठभूमि के छात्र या छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पक्षी प्रजाति मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात तथा पूर्वी पाकिस्तान में पाई जाती है। यह पक्षी प्रजाति IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है। उपरोक्त कथन के आधार पर सही विकल्प चुनना था। केवल एक सही, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। और सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल मैंने पूछा था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? द लॉर्ड इरविन, द अर्ल ऑफ विलिंगडन, द मार्क्स ऑफ लिनलिथगो, द अर्ल ऑफ रीडिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनलिथगो। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक वोटर होने के नाते जो सबसे ज्यादा जरूरी बात आपको ध्यान देनी है वो है वोटर्स का अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानना, यानी प्रत्याशी पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितना पढ़ा लिखा प्रत्याशी है और उसका जनसेवा के क्षेत्र में कितना अनुभव है इत्यादि। ऐसा ही काम एक संस्था भी आपके लिए करती है और संस्था का नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR। इस संस्था द्वारा मौजूदा 514 लोकसभा सांसदों के हलफनामों की जांच की गई है। दरअसल चुनाव के पहले प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में हलफनामे जमा करवाते हैं जिनमें इनकी सारी कुंडली यानी सारी जानकारियां होती हैं। चलिए बताते हैं इस विश्लेषण में क्या डेटा सामने निकल कर आया है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार मौजूदा 514 लोकसभा सांसदों में से 225 यानी लगभग 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन आपराधिक आरोपों वाले सांसदों में से 29% गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इन मामलों में हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप भी शामिल हैं। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसदों में से 9 पर हत्या के मामले दर्ज हैं और इन 9 में से 5 सांसद सत्ताधारी दल से संबंधित हैं। इसके अलावा 28 मौजूदा सांसदों पर हत्या के प्रयास से संबंधित मामले दर्ज हैं, जिनमें से 21 सांसदों का संबंध सत्ताधारी दल से है। इसी तरह मौजूदा 16 सांसदों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आरोप हैं, जिनमें बलात्कार के भी 3 आरोप शामिल हैं। अब अगर ये देखें कि यह सांसद किस किस राज्यों से हैं तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के 50% से अधिक सांसद आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट इन सांसदों के वित्तीय पहलुओं पर भी प्रकाश डालती है। प्रमुख दलों में बीजेपी और कांग्रेस में अरबपति सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा है। हालांकि विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य दलों का भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है। विश्लेषण से सांसदों के बीच संपत्ति में असमानता का भी पता चलता है। कुछ के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है जबकि अन्य के पास न्यूनतम संपत्ति भी है। विश्लेषण किए गए लोगों में से 5% अरबपति हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से अधिक की है। खासतौर से सबसे अधिक घोषित संपत्ति वाले शीर्ष 3 सांसद नकुलनाथ कांग्रेस के, DK सुरेश कांग्रेस के और कनुमुरु रघुराम कृष्ण राजू निर्दलीय। इनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ है। इसके अलावा रिपोर्ट मौजूदा सांसदों के बीच शैक्षणिक पृष्ठभूमि, उम्र और लिंग वितरण पर भी प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार 73% सांसदों के पास स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता है और मौजूदा सांसदों में से केवल 15% महिलाएं हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा योजना के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया है। इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के तहत मजदूरी दर में इजाफा किया गया है।
गौरतलब है कि ये इजाफा 4 से 10% तक का हुआ है। चलिए जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अब मनरेगा के तहत मजदूरी की क्या सिचुएशन है और अलग अलग राज्यों में यह मजदूरी दर तय कैसे होती है। देखिए, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी की बात करें तो अब नए वित्तीय वर्ष से हरियाणा में अकुशल श्रमिकों को सबसे ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अब यहां अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 374 रुपए का भुगतान होगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यह सबसे कम है। यहां अकुशल श्रमिकों को 234 रुपए ही भुगतान होगा। अब मजदूरी दर में इजाफे के प्रतिशत की बात करें तो गोवा में सबसे ज्यादा 10.56% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे कम 3.04% की वृद्धि हुई है। इस तरह अब गोवा में 34 रुपए की वृद्धि के साथ मनरेगा मजदूरों का प्रतिदिन भुगतान 356 रुपए का हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में वृद्धि केवल 7 रुपए की हुई है, जिससे अब इन दोनों राज्यों में मजदूरी दर 237 रुपए प्रतिदिन की हो गई है। इसके अलावा 3 अन्य राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनरेगा मजदूरी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार कर्नाटक में नई मजदूरी दर 349 रुपए प्रतिदिन होगी, जो मौजूदा दर 316 रुपए प्रतिदिन से 10.44% ज्यादा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए मजदूरी दरें 300 रुपए प्रतिदिन तय की गई हैं, जो पिछली 272 रुपए प्रतिदिन की तुलना में 10.29% अधिक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समान मजदूरी दर है। यहां लगभग 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ 8 अन्य राज्यों या यूटी में 5% से नीचे की वृद्धि देखी गई। ये हैं हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप। अब पूरे भारत की बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर पूरे भारत में मजदूरों के पारिश्रमिक में लगभग 7% की औसत वृद्धि देखी गई। इस वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के तहत अखिल भारतीय औसत मजदूरी दर 285.47 रुपए प्रतिदिन हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यह दर 267.32 रुपए प्रतिदिन थी। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत अधिसूचित नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो जाएंगी। अब यह भी जान लीजिए कि मनरेगा 2005 के तहत अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें कैसे तय की गई हैं। दरअसल केंद्र सरकार मनरेगा एक्ट 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत श्रमिकों के लिए राज्यवार मजदूरी दरें तय करती है। ये मजदूरी दरें CPI-AL यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रम में बदलाव के अनुसार तय की जाती हैं। यह सूचकांक ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति या महंगाई में वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में लाओस में एंथ्रेक्स के फैलने के बाद थाईलैंड भी सतर्क हो गया है। थाईलैंड सरकार ने देश में लाइव स्टॉक यानी पशुधन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि लाओस में एंथ्रेक्स के फैलने के बाद थाईलैंड में भी 50 से ज्यादा संदिग्ध ह्यूमन केसेस सामने आए हैं। कम्युनिस्ट देश लाओस में मीडिया ने 65 संदिग्ध मामलों की सूचना दी है। इनमें से 54 केस दक्षिणी चंपासाक प्रांत में हैं, जो कि थाईलैंड की सीमा पर है। संदिग्ध ह्यूमन केसेस के सामने आने के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री को विशेष रूप से सीमाओं के पास कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। साथ ही थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को बीमारी की बारीकी से निगरानी करने और जनता की रक्षा करने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर व्यक्तियों को जानवरों में कोई असामान्यता नजर आती है तो उन्हें तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। आपको बता दें कि थाईलैंड के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1995 में एक वर्ष में सबसे अधिक 102 मामले सामने आए थे। वहीं 2001 के बाद से मानव एंथ्रेक्स के मामलों की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। आइए अब समझते हैं एंथ्रेक्स क्या है और ये क्यों इतना खतरनाक है। देखिए, एंथ्रेक्स एक खतरनाक और जानलेवा रोग है। यह मानव और पशु दोनों को संक्रमित करता है। 20वीं सदी के आने तक इस रोग के कारण एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लाखों पशु और मनुष्य मारे गए। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रेक्स मिट्टी में इसी बैक्टीरिया से फैलता है और फिर आमतौर पर चरने वाले पशुओं और जंगली जानवरों को संक्रमित करता है। एंथ्रेक्स एक जूनोटिक बीमारी है। इसका मतलब क्या हुआ? जूनोटिक बीमारी का मतलब हुआ कि यह जानवरों से
मनुष्यों तक फैल सकती है और कुछ मामलों में यह घातक हो सकती है। एंथ्रेक्स रोग को मुख्य रूप से स्प्लिनिक फीवर, वूल सॉटर्स डिजीज, हाइड पॉटर्स डिजीज और गिल्टी बीमारी के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं इसे जहरी बुखार भी कहते हैं। एंथ्रेक्स का फैलाव गर्म और आर्द्र दिनों में जीवाणुओं के माध्यम से होता है और यह बीमारी भेड़ों में अधिक पाई जाती है। हालांकि एंथ्रेक्स की पहचान मृत्यु के बाद ही की जा सकती है, क्योंकि एंथ्रेक्स रोग से मरने वाले जीव के प्राकृतिक छिद्रों से यानी मुंह, नाक और अन्य छिद्रों से काला झागदार खून निकलता है। यह भी ध्यान दीजिए कि एंथ्रेक्स संक्रमित जानवरों में मौत मुख्य रूप से गुर्दे की विफलता और सेप्टिकेमिक शॉक के कारण होती है। एक खास बात और है कि एंथ्रेक्स संक्रमित जानवरों की पोस्टमार्टम वायुमंडलीय जैविक स्पोर्स के कारण नहीं की जाती, लेकिन एक राहत की बात यह है कि इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाला वैक्सीन और एंटीबायोटिक आज की तारीख में उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने सबसे पहले इसकी पहली प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। दक्षिण भारत का कुट्टनाड क्षेत्र आजकल चर्चा में है। कुट्टनाड क्षेत्र के चर्चा में आने का कारण यहां व्याप्त जल संकट है। यह क्षेत्र केरल की फेमस आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के तहत आता है। कुट्टनाड बैकवाटर, नदियों, नहरों और विशाल धान के खेतों के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि कुट्टनाड आर्द्र भूमि प्रणाली वेम्बनाड आर्द्र भूमि प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन एक मेजर वेटलैंड का हिस्सा होने के बावजूद इस क्षेत्र के कई गांवों में पीने के पानी तक की समस्या होने लगी है। आइए समझते हैं क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं कुट्टनाड क्षेत्र को। जैसा कि आपको अभी अभी बताया मैंने कि कुट्टनाड भारत के केरल राज्य में आता है। कुट्टनाड दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह अलापुझा, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिलों को कवर करता है और 62 ग्राम पंचायतों तक फैला है। यह क्षेत्र अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशेषताओं के चलते जाना जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र की ऊंचाई भारत में सबसे कम है और यह दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर नीचे खेती की जाती है। यहां बैकवाटर धान की खेती की जाती है, जिसे कयाल की खेती भी कहते हैं। दरअसल बैकवाटर से जमीन प्राप्त करके ही यहां खेती होती है। यहां चावल एक प्रमुख उत्पादक फसल है और यह क्षेत्र राज्य का प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके कारण इस क्षेत्र को केरल का चावल का कटोरा कहते हैं। इसके अलावा कुट्टनाड के किसान बायोसलाइन एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। बायोसलाइन एग्रीकल्चर यानी जैव लवणीय कृषि। इसके तहत सलाइन रिच ग्राउंड वाटर या सॉइल में पौधों का उत्पादन और विकास होता है। इस क्षेत्र की इसी खास कृषि विशेषता के चलते खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने 2013 में कुट्टनाड कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। बहरहाल इसकी अन्य भौगोलिक विशेषता की बात करें तो केरल की 4 प्रमुख नदियां पंबा, मीनाचिल, अंचकोविल और मणिमाला इस क्षेत्र में बहती हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र पुन्नमदा बैकवाटर्स में अपनी नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, इस नौका दौड़ को मलयालम भाषा में वल्लम कल्ली के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुट्टनाड में सालाना औसतन 250 से 300 सेंटीमीटर बारिश होती है, फिर भी यह क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहा है। यह क्षेत्र बदलते मौसम के पैटर्न के गंभीर परिणामों का सामना कर रहा है। 2018 की विनाशकारी बाढ़ के बाद कुट्टनाड में कई जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं और वर्षा जल संचयन गड्ढे नष्ट हो गए या अनुपयोगी हो गए। बार बार आने वाली बाढ़ से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यहाँ के लोग क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। इसके अलावा अन्य विशेषज्ञ जल परिवहन, हाउसबोट पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उचित अपशिष्ट प्रबंधन की कमी बताते हैं। इससे कुट्टनाड में प्रदूषण में योगदान होता है। यहाँ जल प्रदूषण के कारण कुएं का पानी भी अब उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं। इसके साथ ही कुशल जल प्रबंधन का अभाव भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख मुद्दा है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, दक्षिण भारत का कुट्टनाड क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुट्टनाड क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर नीचे खेती की जाती है। खाद्य और कृषि संगठन ने 2013 में कुट्टनाड कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। यह इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम,
इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, खाद्य और कृषि संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखें लास्ट बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में आए स्टार्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसी भी पृष्ठभूमि के छात्र या छात्राएं हिस्सा ले सकते हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है।